गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यम गौरांग, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाए सभी लोग, फटाफट से आ जाए। गुड मॉर्निंग सिस्टी। सभी के पास ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? सभी के पास ऑडियो प्रॉपर है क्या? यस सर, ओके। चले फटाफट से। कल अपन एक चीज डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे चेन होल्डिंग। ठीक है, सबसे लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे चेन होल्डिंग। तो चेन होल्डिंग का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? चेन होल्डिंग की मैं बात करूं तो जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कहती है कि मैंने अक्वायर किए हैं 80% शेयर्स इन बी लिमिटेड। ऐसे ही बी लिमिटेड कहता है कि मैंने एक्वायर किया है 75% शेयर ऑफ सी लिमिटेड। ठीक है बेटा, ए लिमिटेड कहता है कि मैंने एक्वायर किया है 80% शेयर बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड कहता है कि मैंने एक्वायर किया है 75% शेयर सी लिमिटेड का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सी लिमिटेड है ये सब्सिडरी है ये जो सी लिमिटेड है ये सब्सिडरी है किसकी? बी लिमिटेड की। और बी लिमिटेड है वो सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। और सी लिमिटेड सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। ठीक है सर, सी लिमिटेड सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अब मैंने कहा कि देखो बेटा, जो सी लिमिटेड सब्सिडरी है ए लिमिटेड का, क्या वो इसका डायरेक्ट सब्सिडरी है क्या? वो इसका डायरेक्ट सब्सिडरी नहीं है। कैसे? बोले सी लिमिटेड सब्सिडरी है बी का। सी लिमिटेड ए लिमिटेड को नहीं जानता। सी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड को नहीं जानता। सी लिमिटेड किसको जानता है? बी लिमिटेड को। ठीक है, सी लिमिटेड क्या कहता है कि साहब मेरा ऑनर कौन है? सी लिमिटेड क्या कहता है कि मेरा ऑनर कौन है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कहता है कि मेरा ऑनर कौन है? ए लिमिटेड। तो अल्टीमेटली सी लिमिटेड का ऑनर कौन हो गया? ए लिमिटेड। तो इसे हम कहते हैं, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को बोलते हैं चेन होल्डिंग। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा तरीका और देता हूं। मैं आपको अच्छा एक बात बताओ, ए लिमिटेड सी लिमिटेड के कितने परसेंट का ऑनर है? ठीक है, ए लिमिटेड की सी लिमिटेड में कितनी होल्डिंग है? ए लिमिटेड की
सी लिमिटेड में कितनी होल्डिंग है? जितनी बी लिमिटेड की सी लिमिटेड में है, जितनी बी लिमिटेड की सी लिमिटेड में 75%। ठीक है, ये तो एक तरीका है कि मैं कहता हूं कि साहब सी लिमिटेड में मेरी 75% होल्डिंग है। ठीक है, चलिए, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ओके साहब, 75% होल्डिंग है। चलो ऐसा कहा जाए कि मान लो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 60% शेयर है और बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 60% शेयर है। क्या अभी भी सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? बताओ बेटा, क्या अभी भी सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? यस सर, अभी भी सब्सिडरी है। कभी भी ऐसा लॉजिक मत लगा लेना कि 60 का 60% हो गया, 60 का 60% हो गया, ये तो 36 ही बचा, तो ये सब्सिडरी नहीं है। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, सब्सिडरी है क्योंकि सी को कंट्रोल करता है बी, बी को कंट्रोल करता है ए, तो ए अल्टीमेटली कंट्रोल करता है सी को। ओके साहब, इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, अब बात आती है बेटा कि हम हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं कि हम हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। क्वेश्चन सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो ऐसा है कि सबसे पहले आप ए को भूल जाएं, आप ये मान ले केवल दो ही कंपनियां हैं, बी और सी। सी को उठा के मर्ज कर दे बी में, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको इसमें ए कंपनी नाम की कोई भी बात नहीं कही हुई होती, केवल बी और सी बताया हुआ होता, तो क्या आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते थे क्या बेटा? जल्दी बताएं। यस सर, बना सकते थे। तो सब उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास बी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाएगी। अब मैं कहता हूं सी तो गया, क्योंकि सी किस में मर्ज हो चुका है? बी में मर्ज हो चुका है। अब दोबारा से दो कंपनी है, कौन कौन सी? बी और ए। अब आपको कहा जाए कि बी की नई वाली बैलेंस शीट से ए की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, तो क्या आप बना सकते हैं क्या? तो क्या आप बना सकते हैं क्या बेटा? अब आपके पास दो ही कंपनियां हैं, एक तो बी और एक ए। हां सर, बनाई जा सकती है। हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए। आपको ए की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। डन। चलिए साहब, अब ये तो बेटा आपका काम है।
अभी हम एक क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूं कि किस तरह से करना है। उस तरह से तो हम समझेंगे ही समझेंगे। आप अपनी नोटबुक में सी को बी में और बी को ए में मर्ज करने का सॉल्यूशन भी करके देखेंगे, ठीक है। सी को बी में और बी को ए में, डन। क्यों करके देखेंगे? मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और कोई पॉइंट ऐसा आ गया कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आया कि हम शॉर्टकट मेथड में इसका क्या करें, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा लॉन्ग कट से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर consolidated balance sheet of a group of PQR for abstract of balance sheet on 31st March 2016 are given below, ठीक है। रुपीज इन लैक्स सारी डिटेल दे रखी है, पी क्यू आर, ठीक है साहब। पीपीई बता रखा है, इन्वेस्टमेंट क्यू का इन्वेस्टमेंट बता रखा है क्यू में, पी ने क्यू में जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो बता रखा है और क्यू ने आर में जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो बता रखा है, ठीक है साहब। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, टोटल असेट आ गई। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखा है, अदर इक्विटी बता रखा है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल बता रखे हैं और बिल्स पेएबल बता रखे हैं। आगे कह रखा है कंट्रोल वाज अक्वायर्ड ऑन 30th September 2015, मतलब शेयर्स साल के बीच में खरीदे गए हैं, मतलब इस साल के प्रॉफिट में आधा हिस्सा कौन सा है? कैपिटल है, और आधा हिस्सा कौन सा है? रेवेन्यू है। आधा हिस्सा कैपिटल है और आधा हिस्सा रेवेन्यू है, इस साल जो प्रॉफिट कमाए गए हैं, ठीक है साहब। कंट्रोल वाज अक्वायर्ड 1 अप्रैल 2015 को अदर इक्विटी का बैलेंस बता रखा है, क्यू की अदर इक्विटी का बैलेंस था 100 और आर की अदर इक्विटी का बैलेंस है 50। काम की बात, एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। एनसीआई को किस पे मेजर करना है? एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। फिर बोलता है इन्वेंट्री ऑफ क्यू लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम आर लिमिटेड। क्यू लिमिटेड ने आर लिमिटेड से कोई इन्वेंट्री परचेज की थी, ठीक है साहब। कितने रुपए की? 16 की, और उसमें 33.33% कॉस्ट पे प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। जो कॉस्ट पे 33.33 होता है वो सेल्स पे कितना परसेंट होता है? जो कॉस्ट का 33.33% होता है वो सेल्स का कितना परसेंट होता है? 25%। परफेक्ट। तो 16 में 25% प्रॉफिट जुड़ा। एक बात बताए बेटा, मैं कहता हूं कि मैंने अपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी से कोई माल खरीद रखा है, मेरे पास 16 का माल पड़ा है, उसमें मेरी सब्सिडरी कंपनी ने 4 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है।
अब मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी को अपने पास ले आया, तो मेरे यहां पे स्टॉक भी पड़ा है, सब्सिडरी का प्रॉफिट भी यहां आ चुका है। उस प्रॉफिट में अब एक चीज नोट करके देखिए, बैलेंस शीट में आप कहते हो यहां पड़ी है इन्वेंट्री 16 की, यहां पड़ा है प्रॉफिट 4 का। एक बात बताएं बेटा, मैंने अपनी खुद की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को ज्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है और उसका प्रॉफिट इधर दिखा रखा है। क्या ये प्रॉफिट इन्वेंट्री में से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? इस प्रॉफिट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपको याद है आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट नाम का चैप्टर पढ़ा था। डिपार्टमेंटल अकाउंट में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब स्टॉक ट्रांसफर करता है तो वो प्रॉफिट रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब हम पूरी कंपनी के अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो हम उस प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्या कर देते थे? जनरल P&L बनाते वक्त उस प्रॉफिट को हटा देते थे। क्या ऐसा हमने किया था क्या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में? यस सर। तो अब वही बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई माल बेचा, ठीक है, वो माल उसके पास पड़ा है, उस माल में आपने कोई प्रॉफिट कमा रखा है। अब जब दोनों कंपनियां एक जगह मर्ज हो जाएगी तो वो प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में। तो उस प्रॉफिट को हमें हटाना पड़ेगा। हटाने की एंट्री क्या होगी? सर इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा, तो टू इन्वेंट्री। डेबिट किसे करें? अदर इक्विटी, मतलब अदर इक्विटी में से कम हो जाएगा और इन्वेंट्री में से कम हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट किसी असेट में जुड़ा हुआ होता तो असेट में से कम हो जाता और अदर इक्विटी में से कम हो जाता। इन्वेंट्री की जगह असेट भी हो सकता है। ठीक है बेटा, डन। ये तो एक नॉर्मल पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट आपका चेन होल्डिंग के क्वेश्चन में ही आएगा, ये पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बोलता है बिल्स रिसीवेबल ऑफ आर इंक्लूड 30 फ्रॉम पी एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी इंक्लूड 40 फ्रॉम क्यू। क्या ये म्यूचुअल डेब्ट है? क्या ये म्यूचुअल डेब्ट है क्या कि आपस में कंपनियों ने बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं, तो एक की बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ होगा, दूसरे की बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल लिखा हुआ होगा। आप तो क्या करते हैं, सारी एसेट एक जगह लिख देंगे, सारी लायबिलिटी एक जगह लिख देंगे, तो इसी बैलेंस शीट में बीआर आ रहा होगा और बाद में इसी बैलेंस शीट में बीपी आ रहा होगा। तो इन दोनों को भी आपको आपस में क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेब्ट। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट भी किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, जरूरी नहीं है चेन होल्डिंग के क्वेश्चन में ही हो। चेन होल्डिंग से इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का अपने पास चेन होल्डिंग का केवल और केवल आपके मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन दे रखा है। आपको केवल चेन होल्डिंग का इंट्रोडक्शन समझा रखा है। मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने की प्रोसेस समझा रहा हूं कि चेन होल्डिंग का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको हमेशा इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। देखो चेन होल्डिंग का फर्क पड़ेगा केवल इन आइटम्स में, आपको फर्क समझा रहा हूं कि चेन होल्डिंग का फर्क कहां कहां पड़ेगा। बाकी वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही होता है, वो केवल आपको परेशान कर रहे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने बीआर वाला पॉइंट पे डाल दिया, स्टॉक वाला पॉइंट पे डाल दिया। अब चेन होल्डिंग नहीं होती तो भी इसका वही ट्रीटमेंट होता, चेन होल्डिंग है तो भी इसका वही ट्रीटमेंट होगा। तो चेन होल्डिंग से इसके ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए साहब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो अपने को हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत होती है वो हम यहां भी निकाल लेते हैं, वरना अपन को बाद में निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा काम होता है गुडविल एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। पहले हम बात करते हैं आर लिमिटेड, ये क्यू लिमिटेड एंट्री कर रहा है। क्यू लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर खरीदे थे? क्यू लिमिटेड ने आर लिमिटेड में 75% शेयर खरीदे थे। क्यू लिमिटेड ने आर लिमिटेड में 75% शेयर परचेज किए थे। एंट्री क्या होगी बेटा, जल्दी से बताएं। एक्विजिशन की एंट्री क्या होगी? नेट असेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू कंसिडरेशन टू एनसीआई, टू कंसिडरेशन टू एनसीआई। सर हमने नेट असेट तो कैलकुलेट ही नहीं की, तो मैंने कहा अब कर लो बेटा। नेट असेट किस किस की निकालनी है? एक तो क्यू की निकालनी है और एक आर की निकालनी है। कौन सी डेट की निकालनी है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। चलिए अब नेट एसेट निकालने का तरीका, शेयर कैपिटल। हम लाइन टू लाइन सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। शेयर कैपिटल बताओ बेटा, क्यू की शेयर कैपिटल कितनी थी? क्यू की शेयर कैपिटल कितनी थी? क्यू की शेयर कैपिटल थी 500 और आर की शेयर कैपिटल थी 300 प्लस अदर इक्विटी। रिजर्व सरप्लस को ये लोग बोलते हैं अदर इक्विटी। अब अदर इक्विटी कौन सी डेट का चाहिए? अदर इक्विटी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे बताओ बेटा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का अदर इक्विटी कितना था? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का अदर इक्विटी कितना था? क्यू के अदर इक्विटी की बात करें, क्यू के अदर इक्विटी की बात करें तो 100 तो था ही था, प्लस पूरे साल में जितना कमाया। एक बात बताओ, साल के एंड में गौरांग 260 कैसे आया? गौरांग ये बताओ, साल के एंड में क्यू का अदर इक्विटी कितना था? साल के एंड में क्यू का अदर इक्विटी कितना था? $160। साल के शुरू में कितना था? 100। तो पूरे साल में कितना कमाया गया?
तो पूरे साल में कितना कमाया? पूरे साल में कितना कमाया? मैं ये कह सकता हूं कि 60 का 6/12, ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। साल के शुरू में मैं देखो यहां आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। साल के शुरू में मेरा प्रॉफिट था 100 प्लस पूरे साल में मैंने कितना कमाया? 60। तो 60 का 6/12, 6 महीने का अमाउंट। तो मेरा टोटल अदर इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? वैल्यू बता दो। 100 प्लस पूरे साल में 60 कमाता हूं तो 6 महीने का कितना होगा? 30। तो Q का अदर इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 130। ये लो सर। ऐसे ही R का भी कैलकुलेट करो। R का साल के शुरू में था 100, सॉरी 50 प्लस ये था Q का, अब मैं निकाल रहा हूं R का 50 प्लस 70 का 6/12, का 6/12 अमाउंट कितना आ गया? 85। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मिलके क्या बन जाता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मिलके क्या बन जाता है? नेट एसेट। 630 और 385। तो साहब अभी हम क्यू का काम कर रहे हैं, तो क्यू की नेट एसेट कितनी है? क्यू की नेट एसेट है 630। बेटा क्यू की नेट एसेट है 630। कंसिडरेशन बताइए, क्यू ने कितना कंसिडरेशन पे किया था? कहां मिलेगा? ये मिलेगा क्यू के इन्वेस्टमेंट में। देखो क्यू की बैलेंस शीट में, क्यू की आपको सेपरेट बैलेंस शीट दे रखी है और क्यू की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बता रखा है 300 का। मतलब उसने ये 75% शेयर कितने में खरीदे थे? 300 में खरीदे थे। एनसीआई की वैल्यू बताओ बेटा। एनसीआई की वैल्यू बता दो, बस यही आपका काम है। एनसीआई हो गया 120। कैसे आया बेटा 120? एनसीआई की वैल्यू बता दो मेरे को, कितना आया? हर्ष कह रहे 100 आया सर। सत्यम कह रहा है सर, सत्यम 480 कहां से आ गया? सत्यम आप आर की वैल्यू निकाल रहे हो। क्यू के इन्वेस्टमेंट देखो, क्यू के इन्वेस्टमेंट, क्यू के इन्वेस्टमेंट है 300।
हरीश बोल रहा है सर एक बात बताओ। हरीश कह रहा है सर एक बात बताओ, कंसीडरेशन 300 कैसे आया? सर एक बात बताओ, कंसीडरेशन 300 कैसे आया? बेटा मैं बताता हूं कंसीडरेशन 300 कैसे आया। क्यू की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन आर 300। इसका मतलब जो मैंने आर में 75% शेयर खरीदे हैं वो कितने रुपए में खरीदे हैं? 300 में। एनसीआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनसीआई की वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो एनसीआई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 100। एनसीआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा? टू गेन ऑन बार्गेन परचेज कितने का? 30 का। ओके बेटा, क्या ये बात सभी को क्लियर है? इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी बता देना। हर्ष 230 कहां से आया? सॉरी बेटा, मैंने नेट एसेट गलत लिख दिया। मैंने यहाँ नेट एसेट गलत लिख दिया। सॉरी, नेट एसेट गलत लिख दिया। नेट एसेट किसका लिखना था? आर का लिखना था। नेट एसेट आर का लिखना था। गुडविल कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, वो नेट एसेट गलत लिख दिया था बेटा। नेट एसेट किसका लिखना था? नेट एसेट हमें आर का लिखना था। कितना आ जाएगा? 385। तो गुडविल आ जाएगा 15। ओके, क्या अब ये क्लियर है? अभी हमें ऐसा ही काम पी के लिए और करना है। यस सर। अब मैं बात करता हूं पी लिमिटेड की। पी लिमिटेड ने कितने शेयर खरीदे हैं? पी लिमिटेड ने कितने शेयर खरीदे हैं? पी लिमिटेड ने 80% शेयर खरीदे हैं। किसके खरीदे हैं? क्यू लिमिटेड के। ठीक है सर, तो हम एंट्री लिखते हैं नेट असेट अकाउंट डेबिट। क्यू की नेट एसेट कितनी थी? 630 टू कंसीडरेशन कितना था? कंसीडरेशन कितना था जल्दी से बताएं। कंसीडरेशन था 480 टू एनसीआई। इसके एनसीआई का अमाउंट भी बता दें। सेम वैसे ही जैसे पहले निकाला था, 480 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 120। तो यहां पे क्या आ गया? टू गेन ऑन बार्गेन परचेज 30। ओके बेटा, तो देखो अभी तक हमने दो काम कर लिए। हमने नेट असेट निकाल ली, हमने एनसीआई निकाल लिया,
और हमने गेन और बार्गेन, परचेज और गुडविल कैलकुलेट कर लिया। एनसीआई कौन सी डेट का निकाल लिया? एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का निकाल लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, चलिए, क्या मैं इतने पोर्शन को हटा दूं? आप ध्यान क्या क्या रखेंगे? अपने यहां पे अमाउंट नोट डाउन कर लें। क्यू की नेट एसेट 630, आर की नेट एसेट 385, क्यू का एनसीआई अब क्यू में जो एनसीआई आता है वो किसका होता है? आर का होता है। पी में जो एनसीआई आता है वो किसका होता है? क्यू का होता है। ठीक है साहब, क्यू के यहां पे जब एंट्री करते हैं तो एनसीआई आर का होता है, और पी के यहां एंट्री करते हैं तो एनसीआई किसका होता है? क्यू का होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। देखो ये समझने में बहुत लंबा लगता है, बट जब करते हैं तो बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। हमें 2 एंट्रियां पास करनी है और अपनी बैलेंस शीट पे आ जाना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी। ठीक है साहब, अब देखो हम शॉर्टकट से कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप क्या करते, अगर आप सॉल्यूशन करते तो आप क्या लिखते? पहले आप क्यू की सारी एसेट को कहां लाते? सॉरी, आर की सारी एसेट को कहां लाते? क्यू में। फिर जैसे जैसे आर में क्या लिखा हुआ है? आर की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है पीपीई लिखा हुआ है 320। आप उस 320 को क्यू में लाके ऐड कर देते तो कितना हो जाता? 820। और फिर क्यू के 820 को लाके किस में ऐड कर देते? पी में ऐड कर देते। मैं कहता हूं एक साथ ही कर लो। 400 प्लस 500 प्लस 320, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी से बता दो, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1220। ठीक है, फिर मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट। क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आते हैं क्या, जो आपने अपनी सब्सिडरी कंपनी में कर रखे हो? सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आता है क्या? नहीं आता, छोड़ दो दोनों को। करंट एसेट में बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की बातें करते हैं। इन्वेंट्री लिखी हुई है 250 प्लस 80 प्लस 60। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक पॉइंट आया था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, 16 का 25%। 16 का 25% कितना होता है? 16 का 25% 4 माइनस कर देते हैं।
किसकी वैल्यू आ जाएगी? इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा 330, 390, 386। 386। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जो एडजस्टमेंट था वो बिल्स रिसीवेबल का था। तो 280 प्लस 120 प्लस 200 टोटल कितना हो गया? 600। फिर आ गया बेटा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना था? 70 प्लस 50। लेकिन बेटा बिल्स रिसीवेबल में दो एडजस्टमेंट भी बता रखे थे। कौन कौन से कॉमन अमाउंट थे? कॉमन अमाउंट था बी आर ऑफ आर इंक्लूडेड 30 फ्रॉम पी। आर के बी आर में 30 पी से आए हुए थे, मतलब वो पी के लिए बीपी थे और आर के लिए बी आर थे। पी के लिए बीपी थे और आर के लिए बी आर थे। ठीक है, यही मतलब है। और ऐसा ही इसने बोला कि आर के इंक्लूड थे बिल्स रिसीवेबल ऑफ आर 40 फ्रॉम क्यू। तो उन दोनों अमाउंट को माइनस कर दो, -30 और -40। ये दोनों अमाउंट बी आर में से भी कम हो जाएंगे और यही दोनों अमाउंट बीपी में से भी कम हो जाएंगे। तो हम कह देंगे जो आपस में दिए गए बी आर बीपी थे उनको हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कितना अमाउंट आएगा? जल्दी से बताएं। 50। फिर आता है कैश। कैश का अमाउंट कितना था? 180, 50 और 60। क्या कोई सर आर की टोटल भी तो 50 है सर, आर के बी आर की टोटल 50 है। हाँ बिल्कुल 50 है। तो बेटा ये क्या कह रहा है? बिल्स रिसीवेबल ऑफ आर, ये सेकंड वाला आर नहीं है बेटा, सेकंड वाला पी है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल ऑफ आर इंक्लूड 30 फ्रॉम पी एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी इंक्लूड 40 फ्रॉम क्यू। ओके ओके, क्लियर है क्या? देखो सेकंड वाला पॉइंट सही कर लेना। उसने बोला बिल्स रिसीवेबल ऑफ आर इंक्लूड 30 फ्रॉम पी और सेकंड वाला है बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी इंक्लूड 40 फ्रॉम क्यू। और बाकी एक बात और ध्यान रखिए, किसी के किसी से भी हो आपको तो कैंसिल कर देना है क्योंकि ग्रुप के अंदर ही है। अमाउंट बताओ कैश का? 230, 290। और कुछ भी आएगा क्या असेट साइड में? बेटा असेट्स में और कुछ भी आएगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या असेट में और कोई अमाउंट भी आएगा क्या? हर्ष कह रहे हैं गुडविल।
अब देखो बेटा, एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है कि अगर एक ही साथ दो कंपनियों को अक्वायर किया जाता है या दो कंपनियों की बैलेंस शीट बनाई जाती है, एक में गुडविल आ रहा है और एक में गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है, तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है? सेट ऑफ कर दिया जाता है। या तो गुडविल आएगा या गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा, क्योंकि गेन ऑन बार्गेन परचेज क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट, और गुडविल क्या होता है? कैपिटल लॉस। तो दोनों में से एक साथ एक ही चीज आती है, या तो गुडविल आएगा या गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज था 30 और गुडविल थी 15, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली क्या बचेगा? 15 का गेन ऑन बार्गेन परचेज। ओके, क्या इसको हटा दूं? मतलब असेट साइड में और कुछ भी नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? यहां तक मुझे टोटल बता दो। टोटल बता दो बेटा। 2546 2546। चलिए साहब, अब मैं यहां पे लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? कोमल, सेपरेट बैलेंस शीट में बीआर का एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। एक के लिए बीआर है तो उसकी बैलेंस शीट में बीआर लिखा हुआ है, जिसके लिए बीपी है उसकी बैलेंस शीट में बीपी लिखा हुआ है। जब तक दोनों अलग अलग हैं तब तक एक को पैसा लेना है और एक को पैसा देना है। प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों एक हो जाते हैं। अब ना तो पैसा लेना है और ना ही पैसा देना है, तो उसको कैंसिल करना पड़ता है। ओके, जब तक दोनों अलग अलग होते हैं साहब, ए और बी दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो ए के पास बीआर है और बी के पास बीपी है, तो ए बीआर का पैसा लेगा। लेकिन जब दोनों एक ही जगह आ जाएंगे और मान लो सी बन गए, तो अब सी को ही पैसा देना है और सी को ही पैसा लेना है, तो आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बताइए, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जल्दी बताओ मेरे को, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट। अमाउंट्स आप ही बताएंगे, मेरे पास अमाउंट्स नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया 600। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है? अदर इक्विटी। और क्या आता है? मैं आइटम्स लिखते जा रहा हूं। गेन ऑन बार्गेन परचेज, इसको अदर इक्विटी के साथ भी लिख सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं। वैसे अदर इक्विटी के साथ ही लिख दें, मैं तो अलग से लिख के बता रहा हूं आपको कि अमाउंट समझ में आ जाए। गेन ऑन बार्गेन परचेज, उसके बाद एक अमाउंट आएगा किसका? एनसीआई का। एक अमाउंट किसका आएगा? एनसीआई का। एनसीआई के बाद बाकी की अदर लायबिलिटी। और लायबिलिटी कौन कौन सी थी? और लायबिलिटी कौन कौन सी थी? जल्दी बताए बेटा। एक्चुअली मेरे पास से क्वेश्चन हट गया, तो मैं मुझे क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहा हूं।
इसके अलावा था ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल दो अमाउंट्स थे। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना था, मैं अमाउंट लिख देता हूं 500 प्लस 300 प्लस 200। तो ट्रेड पेबल का अमाउंट आ गया 1000। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था, 100 प्लस 90 प्लस 70। तो ये अमाउंट कितना आ गया, 260। गेन ऑन बार्गेन परचेज का अमाउंट हमें पता है, नेट अमाउंट 30 माइनस 15। गेन ऑन बार्गेन परचेज था 30, 15 माइनस कर दिया गुडविल वाला, तो नेट अमाउंट आ गया 15। बेटा इतनी बैलेंस शीट को देख के मुझे बताओ, क्या इतनी बैलेंस शीट लिए मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी क्या? हाँ सॉरी, इसमें से दो आइटम माइनस भी करने थे, 30 40, अमाउंट हो गया 190। इतनी बैलेंस शीट, मान लो आप ये गेन ऑन बार्गेन परचेज भी नहीं लिखते, मान लो आप ये गेन ऑन बार्गेन परचेज भी नहीं लिखते, तो बाकी बैलेंस शीट बनाने के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एग्जाम में चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो सर हम इतने आइटम ये गेन ऑन बार्गेन परचेज को छोड़ के सारे आइटम तो हम ऐसे ही लिख देंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिख सकते हो बेटा? इज इट ओके? जल्दी बताओ। यस सर। अब मैं आपको अदर इक्विटी और समझाता हूं। अदर इक्विटी का अमाउंट और बताओ। अदर इक्विटी सबसे पहले किसकी लिखते हैं, किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं? पी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं? पी की। तो पी की अदर इक्विटी तो आएगी ही आएगी। कितनी आ गई साहब? पी की अदर इक्विटी कितनी आ गई? 460। तो अदर इक्विटी में सबसे पहले तो जोड़ दिया पी का। एक आइटम हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 4। पी के अदर इक्विटी में से एक आइटम हमें माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 4 माइनस करना है। ओके? तो हमने इसमें से माइनस कर दिया 4। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, आर का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था? आर का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था? क्योंकि एक्विजिशन के बाद आर ने जो प्रॉफिट कमाया होगा, एक्विजिशन के बाद आर ने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट कहां आएगा? क्यू में आएगा। एक्विजिशन के बाद आर ने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो कहां पे आएगा बेटा? एक्विजिशन के बाद आर ने 70 कमाया था बेटा, 70 पूरे साल में कमाया था हरीश। आर ने पूरे साल में 70 कमाया था।
तो एक्विजिशन के बाद कितना कमाया था? 35। इस 35 का 75% हिस्सा, इस 35 का 75% हिस्सा किसको मिला होगा? क्यू को मिला होगा। कितना आता है? 35 का 75% हिस्सा। मैं इसका पूरा वर्किंग नोट बनाऊंगा, पहले केवल अमाउंट समझ लीजिए। 35 का 75% हिस्सा 26.25। चलिए बेटा, अब एक बात और बता दीजिए, आर का प्रॉफिट, क्यू का प्रॉफिट, क्यू ने एक्विजिशन के बाद कितना कमाया था? क्यू ने एक्विजिशन के बाद कितना अमाउंट कमाया था? क्यू ने एक्विजिशन के बाद कमाया था 30 तो खुद ने कमाया था, और 26.25 किससे मिल गया? आर से मिल गया। तो टोटल कितना हो गया? 56.25। ठीक है, समझ गए इसको? भाई आर ने कमाया 35, उस 35 का 75% किसके पास आ गया? क्यू के पास आ गया। तो ये हो गया 26.25। क्यू ने खुद ने कितना कमाया? 30 कमाया, तो टोटल हो गया 56.25। और इस 56.25 का 80% किसको मिल जाएगा? पी को मिल जाएगा। कितना अमाउंट मिलेगा? 45। 56.25 का 45%। ये 56.25 कैसे है, इसका अपन प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। अभी मैंने केवल आपको अमाउंट समझाया है। तो अदर इक्विटी का अमाउंट कितना हो गया बेटा? अदर इक्विटी का अमाउंट कितना हो गया? अदर इक्विटी का अमाउंट बता दो। 501 प्लस 45, तो अमाउंट आ गया 501। तो देखो ये पहला अमाउंट है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है। गेन ऑन बार्गेन परचेज हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते करते हैं, ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ा, बाकी कुछ भी नहीं। अब एक आइटम और है, एनसीआई। मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ता हूं, कल आप एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने अभी अदर इक्विटी कैलकुलेट किया है, वैसे ही आप एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बस आपका छोटा सा होमवर्क है बेटा, और आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, इज इट ओके? फटाफट से बताएं सभी। कल हमें केवल एनसीआई की वैल्यू लिखनी है इसमें। ओके सर, वो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय।